हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस पॉइंट पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जेपीएससी पीटी लाइव क्यूज जो कि आपका सामान्य अध्ययन जीएस 1 है, उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिसका आज ये एपिसोड नंबर 1 है। जैसा कि पता है आपको, हम जो आपके साथ डेली मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिसमें कि आपका एक 7 AM पर, जिसमें कि जीएस 2 जो आपका झारखंड सामान्य अध्ययन विशेष है, उससे संबंधित लाइव क्यूज आपके साथ डिस्कस किया जाता है। उसी तरह आपका सामान्य अध्ययन जो आपका जीएस 1 है, उससे संबंधित 9 AM से यह डिस्कस किया जाता है। तो चलिए आज का सेशन जो आपका सामान्य अध्ययन है, जिसमें कि आपका आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो आपका जीएस 1 का पार्ट है, उस पर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे एपिसोड नंबर 1। तो पहला प्रश्न 1 आपके सामने है। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 कथन दिए हुए हैं, जिसके आधार पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो कि आपका सही है। पहला कथन है आपका, सेबी एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है आपका, प्रधानमंत्री सेबी का पदेन अध्यक्ष होता है। तीसरा है आपका, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई तथा दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन आपको यहां पर ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, उसके आधार पर आपको बताना है। अब बात करते हैं संबंधित तथ्य का। सेबी जो कि आपका जो स्टॉक मार्केट है, जो प्रतिभूति बाजार है, उसे कंट्रोल नियंत्रण करने का काम सेबी के द्वारा किया जाता है। जो भी शेयर बाजार होते हैं, जैसे कि आपका जो भी शेयर्स वगैरह होते हैं, जो प्रतिभूति होती है, उनकी खरीद बिक्री का नियमन, कंट्रोल, नियंत्रण जो किया जाता है, सेबी के आधार पर किया जाता है। सेबी लेकिन आपको बताते हैं एक गैर संवैधानिक संस्था है, जिसका स्थापना जो किया गया था, संसद में एक कानून बनाया गया था अप्रैल 1998 में। उसके बाद एक अध्यादेश लाया गया था, उसी के आधार पर इसका स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं, सेबी का प्रबंधन 6 सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जो इसकी देखरेख की जाती है, 6 सदस्य होते हैं, जिसमें कि एक इसके अध्यक्ष भी होता है। अध्यक्ष का जो नियुक्ति किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। जो इसका नाम जो निर्दिष्ट मतलब कि नॉमिनी इनके द्वारा प्रस्तावित होता है, वही सेबी का अध्यक्ष बनता है। अब बात करते हैं यहां पर कि जो कथन यहां पर दिया हुआ था उसके बारे में। पहला कथन जो कि बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि सेबी एक संवैधानिक निकाय है, जो कि बिल्कुल गलत है। सेबी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि गैर संवैधानिक संस्था है। दूसरा कथन है आपका, प्रधानमंत्री सेबी का पदेन अध्यक्ष होता है। यह भी गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है, न कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष। तीसरा कथन देखिएगा, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, जो बिल्कुल सही है, और साथ ही इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं कोलकाता, चेन्नई तथा दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। तो यहां पर सिर्फ कथन नंबर 3 जो है आपका सही है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, केवल 3। प्रश्न संख्या 2 है आपका, CRR कैश रिजर्व रेशियो। हम आपको इन्फॉर्म कर दें, इसी चैनल पर हमने जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है, जिसका नाम दिया गया है आर्थिक एवं सतत विकास, उस पर हमने एक सीरीज भी स्टार्ट किया है, जिसमें कि बहुत सारे एपिसोड हमने आपके साथ डिस्कस किया है। उसी में हमने बैंकिंग वगैरह भी कंप्लीट कराया। देखिए हम क्वेश्चन शामिल किए हुए, आपको किस तरह से उसे सॉल्व करना है। CRR कैश रिजर्व रेशियो उपाय के तहत जमा राशि पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस दर ब्याज का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन है आपका, CRR के दर के बराबर, CRR दर से अधिक, CRR दर से भी कम, या फिर डी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी भी दर पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा CRR क्या होता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति, जिसमें कि जो आपका मात्रात्मक और गुणात्मक हम लोग जो स्टडी करते हैं मौद्रिक नीति में, उसमें आप देखिएगा मात्रात्मक में जो क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे जो मौद्रिक नीति के प्लान है, मेजरमेंट है, मेथड है, आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है। जैसे कि खुली बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन,
जो बैंक रेट होता है उसको घटाना बढ़ाना, मतलब कि मार्केट को देखते हुए उसके स्थिति में परिवर्तन करती है, जो हर साल या फिर हर 3 महीने पर जो उनके द्वारा जो बनाई गई कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उनके द्वारा रिव्यू किया जाता है और ये परिवर्तन होते हैं। अब सीआरआर की बात करते हैं। सीआरआर और एसएलआर दो एक साथ टर्म है जिसको आपको जानना जरूरी है। अगर हम बात करें सीआरआर, तो बैंक का जितना भी जमा राशि होता है, बैंक के पास कुछ जो जमा राशि होता है, जिसे हम लोग यहां पर जमा राशि को, जमा पूंजी को एनडीटीएल के नाम से जानते हैं। एनडीटीएल जिसका फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, मतलब जितना भी बैंक के पास जमा पूंजी है उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास जमा करना होता है। उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास एवरी, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं, जितने भी आपका सूचीबद्ध बैंक है, उन्हें आरबीआई के पास कुछ परसेंटेज अपनी जमा पूंजी का अपने एनडीटीएल के पास कैश में, इन फॉर्म ऑफ कैश में जमा करना होता है, उसे सीआरआर नाम दिया जाता है। तो कुछ धन आपको आरबीआई के पास जमा करना है। तो प्रश्न जो पूछा गया था, तो क्या सीआरआर का जो अमाउंट है, मान लीजिए हर बैंक ने अपना एनडीटीएल का कुछ राशि आरबीआई के कैश के फॉर्म में रखा, तो क्या आरबीआई इस राशि पर, इस धन पर बैंकों को इंटरेस्ट देती है? बिल्कुल नहीं, इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अभी वर्तमान में सीआरआर 3% है, पहले 4% था, तो इस पर कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है कि आरबीआई उन राशि पर आपको या फिर किसी भी बैंक को, जो शेड्यूल्ड बैंक है, जो भी सूचीबद्ध बैंक है, उन्हें किसी भी तरह का इंटरेस्ट इस सीआरआर पर प्रोवाइड करे। तो इसीलिए यहां पर राइट आंसर डी होगा। एक एसएलआर का हमने जिक्र किया था। एसएलआर क्या होता है? तो एसएलआर, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास कैश में, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है, सूचीबद्ध बैंक है, उन्हें जमा करना होता है। इनके लिए एक और प्रावधान है, जितने भी बैंक हैं, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है, सूचीबद्ध बैंक है, अपने एनडीटीएल जमा राशि, जमा पूंजी भी बोल सकते हैं इससे, जमा पूंजी का कुछ परसेंटेज खुद अपने पास बैंकों को रखना पड़ता है। खुद बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। जितने भी शेड्यूल बैंक है, सूचीबद्ध बैंक है, उसे एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से जानते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहां पर सीआरआर के बारे में पूछा गया था, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो भी जमा राशि होती है उस पर किसी भी तरह का, चाहे सीआरआर हो, एसएलआर हो, किसी भी तरह का इंटरेस्ट आरबीआई के द्वारा पे नहीं किया जाता है सीआरआर के केस में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 3, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम लोग शॉर्ट में सिडबी के नाम से जानते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, सिडबी छोटे स्तर के औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, वित्त पोषण तथा विकास हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था है, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। सेकेंड है आपका, सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 में की गई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 4 यहां पर दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो सही है। अगर हम बात करें सिडबी के बारे में, सिडबी एक आपका विकास बैंक, वित्तीय विकास बैंक के अंतर्गत शामिल किया जाता है, मतलब कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। वित्तीय विकास बैंक है, जो कि आपका विकास बैंक, जो कि आपका आईडीबीआई, आपने नाम सुना होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसी का सहायक बैंक है सिडबी, सहायक बैंक। क्लियर है? तो हमें यहां पर दो चीजें पता चली। पहला कि आपका सिडबी एक वित्तीय विकास बैंक है, विकास बैंक जो गवर्नमेंट का अपना बैंक होता है, जिसे किसी खास पर्पस के लिए बनाया जाता है। दूसरा हमें यह पता चला कि आईडीबीआई का सहायक बैंक सिडबी ही है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका काम क्या होता है, वर्क के बारे में आप समझते हैं। तो सिडबी जो भी छोटे स्तर के, इसका नाम से भी देखिएगा, भारतीय लघु उद्योग,
मतलब कि आपका जो भी छोटे मोटे उद्योग होते हैं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना सिडबी का प्रमुख काम है। अगर हम बात करते हैं कि सिडबी की स्थापना कब की गई थी, तो अप्रैल 1990 में की गई थी। जो दूसरा कथन है वो भी सही है। तो पहला कथन भी और दूसरा कथन दोनों सही है, इसीलिए राइट आंसर सी होगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 4, खुली बाजार की क्रियाओं का अर्थ है, पहला आपका सरकार द्वारा विनियमित बाजारों में कृषि उत्पादों की बिक्री। दूसरा ऑप्शन है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को बॉन्ड और प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री। सी ऑप्शन है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को बॉन्ड और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। और डी ऑप्शन है आपका ग्राहकों के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बॉन्ड और प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री। अब बात करते हैं संबंधित तथ्य के बारे में, सबसे पहले डिस्कस करते हैं खुली बाजार की क्रियाएं। अभी आपके साथ हमने प्रश्न संख्या 1 डिस्कस किया था, जिसे हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। यह होता क्या है, तो आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक नीति का जो मेजरमेंट मेथड किया जाता है, उसी के अंतर्गत ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। इसका में क्या किया जाता है, तो मार्केट में, बाजार में जो पैसे की तरलता है, तरलता जो लिक्विडिटी है मार्केट में, मतलब कि लिक्विडिटी का मतलब क्या, जो फ्लो ऑफ मनी है मार्केट में, उसको कंट्रोल करना। आरबीआई को यह देखना है, जैसे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, आपको यह पता होगा। अब उसे कंट्रोल भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, उसका एक मेथड है। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन का सिर्फ यही मेथड है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, हमारे महंगाई बढ़ती है। लेकिन एक ये भी स्थिति है कि बाजार में जो फ्लो ऑफ मनी है उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन पर इफेक्ट पड़ता है, तो उसे भी कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो जो पैसे की तरलता होती है उसे भी घटाना, जब घटती है या फिर बढ़ती है, तो उस समय आरबीआई अपने मेथड का, ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज करती है। इसके तहत, ध्यान से सुनिएगा, इसके तहत जो भी बैंक होते हैं आरबीआई के द्वारा बैंकों के माध्यम से, ये वर्ड बहुत ज्यादा है, वाणिज्यिक बैंक बोल सकते हैं, मतलब कि जो भी बैंक होते हैं उनके माध्यम से आरबीआई जो बॉन्ड्स होते हैं और जो भी सरकारी, जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर प्रतिभूति, मतलब या फिर सिक्योरिटीज बोले या फिर बॉन्ड बोले, उनकी खरीद और बिक्री की जाती है आरबीआई के द्वारा। अब वो डिपेंड करेगा मार्केट में तरलता ज्यादा है या फिर कम है, उसके आधार पर या तो खरीद किया जाएगा या फिर बिक्री किया जाएगा। अब इसमें ऑप्शन पर आते हैं। यहां पर पूछा ही गया था कि खुली बाजार की क्रियाओं का अर्थ क्या है, तो इसमें बी ऑप्शन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को बॉन्ड और प्रतिभूति, इसमें ज्यादा सही रहेगा गवर्नमेंट, सामान्य बॉन्ड और प्रतिभूति भी होता है, लेकिन इसमें सरकारी प्रतिभूति विशेष रूप से शामिल किया जाता है। गवर्नमेंट बॉन्ड और प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री की जाती है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रतिभूति, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अदर ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें भी कंफ्यूजन करते हैं। भारत सरकार द्वारा विनियमित बाजारों में कृषि उत्पादक, ये तो बिल्कुल गलत है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। सी देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को, ये वर्ड बहुत ज्यादा यहां पर मायने रखता है, बॉन्ड और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह वाणिज्यिक बैंकों को किया जाता है, न कि सरकार को, इसीलिए सी पॉइंट गलत है। डी है आपका ग्राहकों के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, ये वर्ड को अच्छे से देखिएगा, ग्राहकों के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से जो सरकारी प्रतिभूतियां होती है उसकी खरीद बिक्री करती है, न कि ग्राहक और वाणिज्यिक बैंक इसमें शामिल होते हैं। इसीलिए डी पॉइंट भी आपका गलत है, सिर्फ यहां पर बी पॉइंट सही है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड शामिल होगा, सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रतिभूति या फिर बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 5, निम्न क्षेत्रों में से बैंकिंग क्षेत्र किसके तहत आता है।
पहला ऑप्शन है आपका विनिर्माण क्षेत्र, बी ऑप्शन है आपका औद्योगिक क्षेत्र, सी ऑप्शन है आपका सेवा क्षेत्र और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें भारत में क्षेत्रक के बारे में, जो भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होते हैं तीन भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है प्राथमिक क्षेत्रक, जिसे हम लोग एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य, यह प्राथमिक क्षेत्रक है। मतलब कि इसमें कृषि या फिर कृषि से संबंधित कार्य जैसे कि वानिकी, मत्स्य, मछली पालन, खनन, ये सारे आपके प्राथमिक सेक्टर में शामिल किए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्रक जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब कि आपका उद्योग क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका जो भी मटेरियल तैयार हो जो भी प्रोडक्शन हुआ है प्राथमिक क्षेत्र में, उसका मतलब कि उसका यूटिलाइजेशन करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि भवन का निर्माण करना, जहां भी वस्तु कपड़ा, ब्रेड या फिर जो खाने की वस्तु है उनका निर्माण करना, ये सारे द्वितीय क्षेत्रक उद्योग क्षेत्रक में आता है। और तीसरा जो होता है आपका तृतीय क्षेत्रक, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्रक सर्विस सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। इसमें आपका जो भी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र है उनके लिए सेवाएं दी जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए मत्स्य पालन करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, तो ये काम मान लीजिए किसी मजदूर के द्वारा किया जाता है, तो मजदूर अपनी सेवा दे रहा है। अगर हम बात करते हैं भवन का निर्माण किया जाता है, तो वहां पर भी भवन मजदूर के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें रॉ मटेरियल जो यूज किया जाता है प्राथमिक क्षेत्रक से लाया जाता है। अब इनका यूटिलाइजेशन भी मजदूर एक सेवा दे रहा है, तो यह भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। इसी तरह परिवहन, संचार हम आपको पढ़ा रहे हैं, यह भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। बैंकिंग सर्विसेज हो गया, बीमा हो गया, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवा, ये सारे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न जो पूछा गया था प्रश्न संख्या 6 में, वो आपका भारत के जीडीपी में, प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया था आपका निम्न क्षेत्रों में से बैंकिंग क्षेत्र किस के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, सेवा क्षेत्रक सर्विस सेक्टर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है आपका भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है? पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है आपका द्वितीय क्षेत्रक, तीसरा है आपका सेवा क्षेत्रक और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हमने 3 क्षेत्रक के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। अब इन्हीं क्षेत्रक को मिला के जीडीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। जीडीपी का शाब्दिक अर्थ है, सिंपल सा टर्म है ये, पूरे किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मतलब कि किसी भी वित्तीय वर्ष में, किसी भी वित्तीय वर्ष में एक देश के, किसी भी देश का, अगर हम भारत का बात करते हैं, भारत देश में जितने भी सर्विसेज, जितने भी सेवा दिए गए, जितने भी गुड्स बनाए गए, मतलब कि जितने भी आपका वस्तुओं का निर्माण किया गया, उनका अंतिम प्राइस, अंतिम मूल्य या फिर बोल सकते हैं जो बाजार मूल्य होता है, अंतिम मूल्य या बाजार मूल्य, इसी को जीडीपी के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं तीनों क्षेत्रक, प्राथमिक मतलब कृषि और संबंधित कार्य, द्वितीयक मतलब कि मैन्युफैक्चर सेक्टरक और आपका सेवा क्षेत्रक, इन्हीं 3 क्षेत्रक को मिला के जीडीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूशन, ये तो हो सकता है कि क्या प्राथमिक क्षेत्रक में किसका कंट्रीब्यूशन मतलब जीडीपी में कितना % है, द्वितीय क्षेत्रक में जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, सेवा क्षेत्रक से जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, इसे भी जानना जरूरी है। एस्टीमेट जो आपका लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया है, उसके आधार पर हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। इस आधार पर हमें यह पता चलता है कि सेवा क्षेत्रक में, सेवा क्षेत्रक का योगदान जो है आपका जीडीपी में सबसे ज्यादा है। जीडीपी में सबसे ज्यादा जो सेवा क्षेत्रक है उसका योगदान ज्यादा है। वर्तमान में जो एस्टिमेटेड वैल्यू है आपका, उसके आधार पर 2017 का डाटा के आधार पर 61.5% आपका योगदान जीडीपी में आपका सेवा क्षेत्रक से है। दूसरे स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र है, जिसका लगभग आपका 23% से ज्यादा योगदान आपका जीडीपी में है। तीसरे स्थान पर आपका
कृषि क्षेत्र आता है, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र है, जिसका योगदान वर्तमान में 15.4% है, जो कि जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में जो जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, वहीं पर लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार मिला हुआ है। मतलब कि लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें संभावनाएं ज्यादा है, वहां पर रोजगार ज्यादा है, लेकिन फिर भी अपना काम चलाने के लिए लोग कृषि क्षेत्र मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 में जो पूछा गया था आपका कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है, तो इस आधार पर आप यहां पर देख सकते हैं सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 7। 1991 के बाद शुरू हुई आर्थिक सुधार नीतियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको फाइंड आउट करना है। पहले है आपका वित्तीय क्षेत्रक सुधार के अंतर्गत रिजर्व बैंक को और अधिकार देकर आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रक की भूमिका पर लाया गया। दूसरा ऑप्शन है आपका विदेशी निवेश संस्थानों FII को म्यूचुअल फंड में निवेश की अनुमति दी गई। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रत्यक्ष करों में कटौती की गई। और डी ऑप्शन है आपका मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। अब बात करते हैं 1991, आपको याद होगा उस साल बहुत ज्यादा मेजर रिफॉर्म हुआ था भारतीय अर्थव्यवस्था में। आर्थिक सुधार के भी नाम से इस ईयर को जाना जाता है। उस साल बहुत ज्यादा, जैसे कि उदारीकरण का युग आया था, वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन, मतलब LPG कॉन्सेप्ट उसी समय आया था भारतीय अर्थव्यवस्था में, जिसमें कि आपका रियायत देना, जैसे कि अगर मान लीजिए भारत के बाहर से कुछ प्रोडक्ट भारत में आती है या फिर बाहर भेजा जाता है तो उसमें रियायत देना। और भी बहुत सारे मेजर यहां पर जो थे चेंजेस किए गए थे। अब यहां पर जो 3 कथन है, 4 कथन जो है उस पर मुख्य रूप से आपको फोकस करना है। अब देखिएगा इसमें प्रश्न पूछा गया था कि 1991 के बाद शुरू हुई आर्थिक सुधार नीतियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। BCD पर ध्यान पहले हम लोग देते हैं, और जो कि बिल्कुल सही है आपका। 1991 में जो उस समय आप याद होगा मनमोहन सिंह को उसी के लिए उन्हें सबसे ज्यादा जाना भी जाता है। विदेशी निवेश संस्थाओं को म्यूचुअल फंड में बहुत सारे सेक्टर थे जहां पर की रोक लगाई गई थी, जैसे कि FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं उस पर रोक लगी गई थी कि आप बहुत सारे क्षेत्र में योगदान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रोल नहीं था। लेकिन 1991 में जो आर्थिक सुधार हुई थी उसमें उनका रोल बढ़ा, उन्हें अनुमति दी गई कि आप यहां पर भी फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ किया गया था। उसमें एक म्यूचुअल फंड में भी शामिल हुआ, मतलब कि जो भी विदेशी निवेश संस्थान है उन्हें म्यूचुअल फंड में निवेश की अनुमति दी गई। प्रत्यक्ष कर मतलब कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होता है, आपको याद होगा टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। जो कर होते हैं, टैक्स जो लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, 2 तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक आपका अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो कि डायरेक्टली जो आपका पीपुल है या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे रिसीव किया जाता है। मान लीजिए अगर मिस्टर ए है, मिस्टर ए को किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इनकम होता है, आय अर्न होता है, आय होती है, तो गवर्नमेंट इनसे डायरेक्ट टैक्स लेती है, प्रत्यक्ष कर लेती है, जिसे हम लोग इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। एक आपका अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर में क्या डिफरेंसेस है, तो अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि मान लीजिए 3 लोग हैं, ये आपका सी को हम मान लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये आपका। ए बी के यहां जाके कुछ सर्विसेज लेता है। आप भी जाते होंगे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप वहां पर सर्विसेज लेते हैं, तो उसके बदले आप क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। पहले हम लोग सर्विस टैक्स पे करते थे, आज के डेट में हम लोग GST पे करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ए बी के पास गया, रेस्टोरेंट में यूज किया उसका, तो उसके बदले GST पे किया। अब GST जो पे किया जाता है, क्या बी को पे किया जाता है ए के द्वारा? नहीं, वो सरकार को पे किया जाता है। बी का यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जाके वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करे। इसीलिए चूंकि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स को पे किया जा रहा है, बर्डन का जो भारत की जनता है वही है, लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पे किया जा रहा है, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं।
यहां पर जो सी ऑप्शन है आपका कि प्रत्यक्ष करों में कटौती की गई थी, मतलब कि डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स वगैरह है उस पर कुछ कटौती की गई थी आयकर में, जो कि बिल्कुल सही है। और साथ ही आपका मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर बी, सी और डी। अब ए पॉइंट को देखिएगा अच्छे से, वित्तीय क्षेत्रक सुधार के अंतर्गत रिजर्व बैंक को और अधिकार देकर आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रण की भूमिका निभाई गई थी। इस पर कुछ समझना होगा। अब यहां पर देखिएगा भारत में वित्तीय क्षेत्र, इस पर जो कथन है उस पर हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। भारत में जो वित्तीय क्षेत्र है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, का नियंत्रक आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को कार्यों का नियमन, मतलब कि नियंत्रण किया जाता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जो मनी है वो जमा रख सकता है। साथ ही ब्याज दरों को, जैसा कि आपको मौद्रिक नीति पता हो, ब्याज दर हो गया, उनके पास कितनी मुद्रा होनी चाहिए, ये सारा नियंत्रण, उसके लिए नियम बनाने का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रकों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। लेकिन यहां पर देखिएगा वित्तीय क्षेत्र के सुधार के अंतर्गत आरबीआई को और अधिकार देकर आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रण की भूमिका पर लाया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहां पर आरबीआई जो है फाइनेंशियल सेक्टर या फिर जो बैंकिंग सेक्टर है उसी पर नियंत्रण करती है, न कि आर्थिक क्षेत्र में उसे योगदान के रूप में शामिल किया गया है, जो कि बिल्कुल यहां पर गलत है। इसीलिए यहां पर पूछा गया था कि कौन सा कथन असत्य है, तो राइट आंसर आपका यहां पर ए होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 8, विश्व व्यापार बैंक डब्ल्यूटीओ का गठन किस वर्ष किया गया था? 1994, 1995, 1999 और 2001। डब्ल्यूटीओ आपको जैसा कि पता है कि डब्ल्यूटीओ एक आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जितने भी आपका इसके सदस्य देश होते हैं उन सदस्य देशों में जो व्यापार होती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, उनका नियमन करना, नियंत्रण करना डब्ल्यूटीओ का काम होता है। डब्ल्यूटीओ का जो गठन किया गया था 1995 में किया गया था। तो क्या 1995 से पहले कोई अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट या नियमन वगैरह कुछ नहीं था? उसे हम लोग गैट के नाम से जानते हैं। गैट एक तरह का एग्रीमेंट था, अनुबंध था। ये संस्था, गैट एक संस्था नहीं है, डब्ल्यूटीओ एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। गैट एक एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट मतलब कि एक तरह से अनुबंध है। जो भी इसके सदस्य देश थे या फिर जो इस एग्रीमेंट पर साइन करेगा, जैसे कि आप एक स्कूटर परचेस करते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं। उस आधार पर आपको पैसे पेमेंट करने के बाद आपको स्कूटर आपके हाथ में दे दिया, मतलब कि चाबी आपके हाथ में दिया जाता है, मतलब कि आपको ओनर बनाया जाता है। उसी तरह गैट एक अनुबंध है, एग्रीमेंट था, जो पहले 1995 से पहले था, जिसमें कि 23 देश मिलकर 1948 में इसकी स्थापना किए थे। ये अनुबंध किए थे, एग्रीमेंट किए थे। लेकिन जरूरत को देखते हुए बाद में एक संगठन के तौर पर 1995 में डब्ल्यूटीओ का स्थापना कर गैट को खत्म कर दिया गया था। तो इसमें जो प्रश्न जो पूछा गया था कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब किया गया था, तो 1995 में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 9, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है आपका विकासशील देशों को उनके भुगतान संतुलन में मदद करना। बी ऑप्शन है आपका गरीब देशों को आधारभूत संरचना के विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। सी ऑप्शन है आपका विश्व के सभी देशों को व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना। डी ऑप्शन है आपका विकसित एवं विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण हेतु धन उपलब्ध कराना। अगर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन, जिसका स्थापना 1995 में किया गया, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से था जितने भी देश हैं पूरे विश्व में उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराना। चाहे वो एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आयात करना चाहते हो, निर्यात करना चाहते हैं, तो सभी देश को अवसर मिले। ऐसा नहीं है कि एक देश ये हावी हो जाए दूसरे देश पर और अपने ही सामानों को वहां पर बेचने का काम करे और अपने देश में उसके लिए अलाउ ना करे। तो ऐसा स्थिति न आ सके, इसलिए डब्ल्यूटीओ इनका एक समान एक स्थिति बनाए रखने का काम करती है। विश्व व्यापार संगठन का जो उद्देश्य है ऐसा नियम आधारित व्यवस्था का स्थापना करना, जिससे कि कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार की मार्ग में बाधाएं खड़ी न कर पाए। साथ ही इसका ध्येय उद्देश्य सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है, ताकि विश्व के संसाधनों का
इष्टतम मतलब कि एक सामान्य स्तर पर, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन विश्व में लिमिटेड है, तो उनका उपयोग दोहन भी एक सामान्य तरीके से होना चाहिए, जिससे कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कम से कम संसाधनों का दोहन हो और पर्यावरण को भी नुकसान कम पहुंचे। इसका भी ध्यान रखना ये WTO काम करती है। अब यहां पर जो पूछा गया था कि विश्व व्यापार संगठन स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका सी होगा, विश्व के सभी देशों को व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना। प्रश्न संख्या 10 है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। उस समय स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहां स्थित था? ऑप्शन है आपका कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। अगर हम बात करें RBI के बारे में, RBI जिसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर, जो एक कमेटी बनी थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यह बनाई गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस कमीशन की स्थापना की गई थी। इसी कमीशन ने रिकमेंड किया गया था उस समय की स्थिति को देखते हुए कि भारत में केंद्रीय बैंक मतलब कि एक सेंट्रलाइज्ड बैंक होना चाहिए, जो कि भारत सरकार के कार्यों को, वित्तीय स्थिति को देखे और साथ ही भारत में जो नियमन का काम है उसे करे। इसके आधार पर भारत सरकार ने RBI एक्ट 1934 लाया था और इसी के आधार पर 1935 में RBI की स्थापना की गई थी। जब इसका स्थापना किया गया था उस समय इसका हेडक्वार्टर या फिर जो बोल रहे हैं मुख्यालय जो इसका था वो कोलकाता में था। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा। स्थापना जब किया गया था 1935 में, कोलकाता में उस समय उसका मुख्यालय था। केंद्रीय कार्यालय भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो हेडक्वार्टर है आपका। 1937 में इसे परिवर्तित करके मुंबई में स्थापित किया गया, जिसे 1935 में अस्थायी रूप से मुंबई में हस्तांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय होता है जहां पर गवर्नर बैठते हैं या फिर जो उनका द्वारा RBI के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी या फिर जो भी उनके द्वारा नीतियां बनाई जाती है वो सारे वहां पर केंद्रीय कार्यालय में होता है। अब यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था कि RBI का मुख्यालय कहां स्थित था स्थापना के समय, तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा। अगर पूछा जाए वर्तमान में RBI का मुख्यालय कहां है, पर अगर एग्जाम में यह पूछा जाता है तो उसे मुंबई टिक कीजिएगा, न कि कलकत्ता। कलकत्ता 1935 से 37 के बीच में रहा था। 1937 में ये अस्थायी रूप से मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया है और आज भी मुंबई में ही केंद्रीय कार्यालय, हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय स्थित है। तो इस तरह से आज हमने आपके साथ 10 प्रश्न डिस्कस किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। लाइक जरूर किया कीजिए, अपना कमेंट जरूर किया कीजिए, वैल्यूएबल कमेंट, और साथ ही आपका जो सजेशंस देना चाहते हैं, किसी तरह का इसमें बदलाव लाना चाहते हैं या फिर किसी अन्य तरह के टॉपिक्स को शामिल करना चाहते हैं, हमारी एक कोशिश होती है कि जो भी आपका सिलेबस है उसी आधार पर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइड करें और साथ ही आपका जो पैटर्न है, आपका जो परीक्षा में पूछे जाती हैं उसी तरह के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करें। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इजी भी, मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल तीनों तरह के क्वेश्चंस रखते हैं, जिससे कि आधार पर आप आने वाली परीक्षा के लिए तैयारी कर सके। आपको ये डर न रहे कि हमने इजी वे में तैयारी किया है जिससे कि डिफिकल्ट को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। हर तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इजी होते हुए भी कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं। जैसे कि प्रश्न संख्या 10, आपको सब कुछ पता है लेकिन सिर्फ एक चीज मिस करते हैं कि RBI का अभी अगर हम बात करें तो अभी के अनुसार तो मुंबई में है, हर कोई भी आंसर देगा, लेकिन चीजों को अगर ध्यान में रखते हैं तो कोलकाता में स्थापना के समय इसका कार्यालय था। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हमारे स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग, जो अध्ययन सामग्री, जिसमें कि आपको JPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, प्रैक्टिस पेपर PT के लिए अलग और मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट अलग से तैयार किया गया है आंसर के साथ। वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। 25 किताबें इसमें हैं, न्यू पैटर्न और सिलेबस पर ये सारे चीजें हैं। 20% का हमारे जितने भी कोर्सेज है उसमें आपको अभी डिस्काउंट मिल रहा है और मैगजीन आपको 6 महीने तक जो झारखंड टुडे मैगजीन आती है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही आपका 19 और 20 के करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा JSSC और
जो हिंदी भाषा एवं साहित्य के भी उसके स्टडी मटेरियल है, आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, सारे इन्फॉर्मेशन दी जाएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।